ये देख लिया था कि किस तरीके से अशोक का शासन व्यवस्था शुरू होता है 272 से लेकर के आपका 269 में राज्याभिषेक, और उसके दरमियान की कुछ चीजें हमने नोट डाउन की थी। 10वें वर्ष में फिर उनका दीक्षित होना बौद्ध धर्म में, उनकी पत्नी का, उनकी माता का, उनके पुत्र एवं पुत्रियों का नाम इत्यादि हमने डिस्कस कर लिया था। आज मुख्य रूप से हमने साहित्यिक साक्ष्यों का भी वर्णन काफी हद तक मौर्य वंश में कर लिया था। दिव्यावदान क्या कहता है, दीपवंश महावंश में क्या है, परिशिष्ट पर्व में क्या है, कथा चरित सागर में क्या है, वृहत मंजरी में क्या है, मतलब इंडिका में क्या है, अर्थशास्त्र में क्या है, जस्टिन स्ट्रेबो आदि यूनानी यात्रा मतलब व्यक्तियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा यात्रा वृत्तांत के रूप में क्या लिखा गया है, डिटेल से 1 बाय 1 हम लोगों ने साहित्यिक स्रोतों का डिस्कशन कर लिया था। अब हम चलने वाले हैं कि मौर्य काल, और विशेष रूप से जो मौर्य काल में पूरा तात्विक स्रोत की बात आती है ना, वो शुरू होता है अशोक के टाइम में। क्योंकि अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती है, वो अधिकतम जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत से मिलता है। एक आपका जूनागढ़ अभिलेख है ना, वो, और एक आपका उससे पहले का नंद वंश के टाइम का महापद्मनंद घनानंद वाला, महापद्मनंद वाला आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर गिरनान अभिलेख जो आपका रहता है जूनागढ़ वाला अभिलेख, उससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बाकी जितनी भी जानकारियां हमारे पास है, जितने भी स्रोत है उन जानकारियों का, वो ज्यादातर अधिकांश स्रोत जो है वो साहित्यिक स्रोत है। तो आज हम देख रहे हैं मौर्य वंश के जानकारी का पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मौर्य वंश की जानकारी का मैं बात बोलूं तो कुल मिलाकर के 3 हिस्सों में मैं इसको बांटूंगा। एक आपका होगा शिलालेख, बृहद शिलालेख होगा, उसी में फिर आपका गुहा लेख रहेगा, उसी के अंदर फिर आपका रहेगा स्तंभ लेख। ये 3 तरीके की आपका यहाँ पे फैक्ट्स हम यहां से सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अशोक के शिलालेख जो रहे वो कितने शिलालेखों के, स्तंभ लेख होंगे वर्णित विषय, तो जितने आपका यहां से देखा जाए शिलालेख रहे, गुहा लेख रहे, स्तंभ लेख रहे, जो भी रहे, इसमें वर्णित विषय क्या क्या रहे थे मुख्य रूप से, तो ये सारे राज आज्ञा थे, राजा की आज्ञा, राजकीय आदेश थे, यानी प्रशासन चलाने के लिए राजा जो आदेश जारी करते थे उनको शिला मतलब पत्थर पाषाण पे खुदवा करके कहीं लगा दिया जाता था और कहीं ज्यादातर नहीं लगाया जाता था। ये जो उत्तरापथ मार्ग था, दक्षिणापथ मार्ग था, या उज्जैनी, मतलब ज्यादातर जो अभिलेख मिले हैं वो सड़कों के आसपास के क्षेत्र में लगाए गए थे, जहां पे आम जन अपने यात्रा के दरमियान उन पे राजकीय आदेश को पढ़ सके, देख सके, समझ सके कि राजा क्या चाहता है। तो राजा का प्रजा से संवाद का ये जो कल्चर था, ये संस्कृति था, ये पहली बार अशोक के समय में आया कि शिलालेखों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से कोई राजा अपने प्रजा से, जनता से संवाद कर रहा है। कहा जाता है ये शैली जो रहा यूनान से हम लोगों ने लिया, सीखा, यूनानी कला का ये प्रभाव है इन पे, ऐसा व्याख्या होता है। जैसे भी लिया गया हो, कई इतिहासकार इससे सहमत दिखते हैं, कई इतिहासकार इससे असहमत दिखते हैं, कुछ सहमति के भी बिंदु होते हैं, कुछ असहमति के भी बिंदु होते हैं। अब इनके बनावट इत्यादि को देख के लगता है कि यार ये अपने आप में अनूठा प्रयोग था और जो भारत में ही हुआ, बट इनके कंसेप्चुअलाइजेशन देखते हैं तो इससे पहले तकरीबन 200 साल पहले यूनान में ऐसी प्रोसेस वहां के राजा अपने प्रजा से संवाद के लिए कर रहे थे, और यूनान से मौर्य वंश का घनिष्ठ संबंध भी रहा था। तो इसलिए फिर हमें कई इतिहासकार इस पे सहमत हो भी जाते हैं। ये हो सकता है कि ये जो आपका शिलालेख इत्यादि का कल्चर रहा होगा वो यूनान की सभ्यता, यूनान के राजाओं से हमने सीखा होगा, उसके रूप में अपनाया होगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जो अशोक के जो शिलालेख, जो बृहद शिलालेख मिलते हैं, जिनको स्तंभ लेख के रूप में देते हैं, उनमें 14 संख्याएं होती है, वो 8 जगह से मिलते हैं। 14 संख्या है, 8 अलग अलग स्थान से मिलता है।
इसमें क्या है, इसकी लिपि और भाषा, भाषा एवं लिपि। उम्मीद करते हैं कि लिपि और भाषा को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जो भाषा लिख रहे हैं अभी वो कौन सा भाषा है, तो मेरे दोस्त ये भाषा है आपका हिंदी, और जो लिपि हम फॉलो कर रहे हैं ये है देवनागरी। अगर हम BHASA करके मैं भाषा लिखूं तो हमने रोमन लिपि में लिखा भाषा, समझ गए ना। तो लिपि अलग होता है, उसके लिखने का जो स्क्रिप्ट होता है, भाषा होता है, उसके लिखने का जो शैली होता है उसको लिपि कहा जाता है। तो भाषा एवं लिपि की बात करूं तो अशोक के शिलालेखों में जनरली आपका प्राकृत भाषा जैसा ही आपको मिलता है कि प्राकृत भाषा रहता है। जो लिपि रहती है वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का 4 तरीके से प्रयोग माना जाता है। तो भाषा तो प्राकृत होता है, बट सबसे ज्यादा आपका ब्राह्मी लिपि से सवाल पूछा गया है, खरोष्ठी, अरामाइक और आपका ग्रीक। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक 4 तरीके की लिपि का हमें यहां से पता चलता है। अब सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि चारों लिपि की अपनी खासियत क्या रही थी। कि जब तक हम लिपि के खासियत को नहीं जानेंगे विशेष रूप से, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली में अलग अलग हिस्सों में, मैं थोड़ा सा भारत का नक्शा अगर फिर से बनाऊं, बिना इसके सारा संदर्भ क्लियर नहीं होता है। अब देखो, अगर अशोक के टाइप का बृहत्तर भारत बनाऊंगा तो लगभग मान के रखो ये इधर और आपका इस तरीके से ज्यादा नीचे की तरफ भी था, है ना। पूरा आपका ये पूरा अशोक के समय का ये बृहत्तर भारत है ना। बोले यार ये भारत तो बड़ा ही बेढंगा लग रहा है, लेकिन हम लगभग बहुत आगे, यहाँ से आगे इधर ईरान के सीमाओं तक आ ही चुके थे, अफगानिस्तान में थे ही। तो ये अशोक कालीन, यानी कुल मिला के हम मौर्य कालीन भारत का नक्शा इसे मान सकते हैं। तो लिपि का अगर दोस्त बात किया जाए तो ब्राह्मी लिपि जो है उसके अभिलेख ज्यादातर भारत में पाए गए। खरोष्ठी लिपि जो रहे वो कुछ हिस्सों में मिले, और अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि जो रहा वो मिक्स्ड प्रकार का लिपि रहा, उसके अभिलेख जो रहते हैं हमें कुछ हद तक ही प्राप्त होते हैं, और वो आपका अफगानिस्तान के एक पर्टिकुलर हिस्सों से प्राप्त होता है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, आपको ऑलमोस्ट पता होगा, क्योंकि ये सब बहुत फेमस चीजें हैं। तो आप देखिएगा ब्राह्मी लिपि, तो अशोक के अधिकतम अभिलेखों में लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि यूज में लाया गया। ब्राह्मी लिपि जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं अभी, वैसे ही लेफ्ट टू राइट लिखा जाने वाला एक लिपि है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, अगर खरोष्ठी लिपि की मैं बात करूं तो खरोष्ठी लिपि जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट के बजाय राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ये है खरोष्ठी लिपि। और अभी पिछले साल शायद 65th के अंदर बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछी थी मेरे प्यारे बच्चों कि खरोष्ठी लिपि बेसिकली किस अंदाज में लिखा जाता है। अतुल आनंद जी अगर क्लास में हो तो आपका एक सवाल रहा था कि सबसे पहले किस भारतीय साहित्यकार ने प्रयास किया था अशोक के अभिलेख को ही पूर्णतः आधार मानते हुए इतिहास लिखने का। तो इसका सही उत्तर जो है वो BR भंडारकर होना चाहिए, डॉक्टर भंडारकर, BR भंडारकर होना चाहिए, क्योंकि प्रथम प्रयास उन्हीं का था जिन्होंने सिर्फ अशोक के शिलालेखों को आधार मानते हुए इतिहास लेखन का प्रयास किया था। अगर हैं लाइव में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जता दें, और हम धीरे धीरे करके एक एक करके इन चीजों को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा, तो सबसे पहले हमने देखा ब्राह्मी लिपि के बारे में कि ब्राह्मी लिपि क्या था। ब्राह्मी लिपि के बाद हमने देखा खरोष्ठी लिपि के बारे में कि खरोष्ठी लिपि में क्या था। तो सबसे पहले देखिएगा कि इन अभिलेखों को लिखा गया। अब देखो ब्राह्मी लिपि ज्यादातर हिस्से में मिला, खरोष्ठी लिपि जो है वो कहां से मिलता है,
तो साहबगढ़ी और मनेश वाले जगह से पाकिस्तान के कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको नाम लेना पड़ेगा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा नामक जगह है, दोनों पाकिस्तान में है। शहबाज गढ़ी, मानसेहरा। ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर सरायकुना से द्विभाषी अभिलेख मिलता है, यानी अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि में एक द्विभाषी अभिलेख मिलता है। ये सब प्रश्न बनते हैं। वो कहां है? अफगानिस्तान। और नाम क्या है? सरायकुना। ये याद कर लीजिएगा। तो सरायकुना जगह से अफगानिस्तान में ये जगह है, वहां से द्विभाषिक अभिलेख हमें प्राप्त होता है। तो आपका ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख जो रहता है अफगानिस्तान से मिलता है, खंडित अवस्था में मिलता है सरायकुना से। तो सरायकुना अभिलेख भी बोला जाता है। किस देश से मिलता है? तो अफगानिस्तान से। और अगर बात करें आपसे खरोष्ठी लिपि का अभिलेख बोले तो भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सा अर्थात पाकिस्तान से मिलता है। और पाकिस्तान में कहां से? तो शाहबाजगढ़ी और मनेसरा दो जगह है, वहां से मिलता है। और शेष भारत में जो लिपि सारा का सारा है वो क्या है? तो यहां पे आपका ये है। और थोड़ा सा यहां से ऐसे देखें तो भारत उसमें बहुत मोटा हुआ करता था। ये हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया आपका। इधर से जो आपका हिस्सा है ये है आपका खरोष्ठी लिपि में कौन सा? शाहबाजगढ़ी और मानेसरा। और वो जो उसके ऊपर है वो सरायकुना का अभिलेख अफगानिस्तान से है, जहां से प्राप्त होता है वो आपका रहता है वहां पे जाऊंगा। थोड़ा सा व्यवधान था, ऑफलाइन क्लास से कुछ बच्चे आ गए थे। कंटिन्यू रखता हूं मैं। तो आपने मैप पे देख लिया। अब इसके अलावा भारत के जितने भी अन्य हिस्सों में जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें क्या रहा है? लिपि ब्राह्मी लिपि रहा है। खरोष्ठी लिपि लिखते हैं राइट टू लेफ्ट और ब्राह्मी लिपि लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट। द्विभाषिक अभिलेख, द्विलिपीय अभिलेख जो रहा है अरामाइक और ग्रीक लिपि दोनों में खुदा हुआ था, ये अफगानिस्तान के सरायकुना से प्राप्त होता है। अब अशोक के राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो आपको अपनाया था वो पाली को बाद में दर्जा दिया था, जो गौतम बुद्ध का भाषा था। तो पाली भाषा को अशोक ने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था, कई बार ये पूछा जाता है। और लिपि जो उसने राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिया था वो रहा था आपका क्या? तो ब्राह्मी लिपि। लिपि और भाषा उनके अभिलेखों का भाषाई लिपिवत रूप से जो है पहचान वो आपने देख लिया। अशोक के कौन से अभिलेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था? यह भी सवाल बनता है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के कौन से सबसे पहले पढ़ा था? ये भी सवाल बनता है। किसी को नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सूचना है? ये सूचना है, नॉलेज नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। बहुत आराम से चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था वो दिल्ली टोपरा अभिलेख था। दिल्ली टोपरा अभिलेख जो आपका दिल्ली में उस समय था स्थापित। दिल्ली टोपरा अभिलेख उसको कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अभी तक अशोक के लगभग 40 से अधिक अभिलेख कुल प्राप्त हो चुके हैं।
टिफेंथलर जो थे पहली बार अभिलेख उनको मिला था, लेकिन उन्होंने एक्चुअली दिल्ली में अशोक स्तंभ का जो पता चला इनको, तो इन्होंने उसको अशोक स्तंभ से रिलेट नहीं किया था। कई लोगों ने माना था कि ये एक्चुअली श्रीलंका के राजा थे, एक नाम था उनका तिस, श्रीलंका के शासक तिस के रूप में इनको मान लिया गया था। और इवन जेम्स प्रिंसेस ने भी यही माना था, लिपि पढ़ने के बावजूद, क्योंकि उसमें नाम कहीं नहीं आया था अशोक वर्धन या ऐसा कुछ, तो उन्होंने भी अंदाजा लगाया था कि घोषणाएं और ये बातें जो उत्कीर्ण है वो श्रीलंका के राजा तिश का है। लेकिन बाद में क्या होता है कि अभिलेख जब आपका प्राप्त होता है, देखिए आपको कल भी बताया था, मास्की और गुर्जरा वाली बात बताए थे, है ना। ब्राह्मणों में अशोक ने स्वयं को सम्राट बोला है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम, इन सब में अशोक ने खुद का नाम अशोक बताया है। तो जब मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम इत्यादि अभिलेखों को प्राप्त किया गया सबसे पहले मास्की में, तो क्या देखा गया कि अरे यार ये तो चीजें दोनों सेम है, यानी कि जितने अभिलेख जो उस समय हम पढ़ रहे थे, तिस के नाम से समझ रहे थे, वो सारा सम्राट अशोक का अभिलेख है। तो अभिलेख के संबंधित आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका केवल 2 ही अभिलेख भारत में से मिले हैं जिसकी लिपि खरोष्ठी है, और अरामिक लिपि के बारे में आपको बता ही दिया, सरायकोना के पास यूनानी अरामिक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के जो स्तंभ अभिलेख जो है ना, वो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौलिया अरेराज, लौलिया नंदनगढ़ इत्यादि से मिला है। स्तंभ लेख ही पहली बार पढ़ा गया था। पहली बार अशोक के अभिलेखों में किसे पढ़ा गया था, तो स्तंभ लेख। और स्तंभ लेखों में आपको ध्यान देना चाहिए दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। एक्चुअली टोपरा नाम का कोई जगह रहा होगा ऐसा अंदाजा लगाया गया, वही अभिलेख था, और फिरोज शाह तुगलक ने उसको वहां से हटवा करके जाके दिल्ली में स्थापित करवा दिया था मध्ययुगीन दौर में, सल्तनत दौर में, इसीलिए इसे दिल्ली टोपरा अभिलेख बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका मेरठ से भी फिरोज शाह द्वारा दिल्ली एक अभिलेख ले आया गया था उठा करके, इसीलिए उसको दिल्ली मेरठ अभिलेख बोलते हैं। और बिहार के चंपारण जिले में भी कुछ अभिलेख मिले हैं स्तंभ लेख के रूप में, बड़ा ही खूबसूरत है, आप कभी जाके देख सकते हैं, लौलिया अरेराज, लौलिया नंदनगढ़ में और रामपुरवा में। तो लौलिया अरेराज, लौलिया नंदनगढ़ का अभिलेख को भी इस तरीके से आप दे सकते हैं। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार के चंपारण जिले में भी स्थित है। प्रयाग स्तंभ कौशाम्बी में स्थित था, मुगल सम्राट अकबर ने दिल्ली के किला में रखवाया था। तो 4-5 आप यहां से ऐसे पढ़ लीजिए। उसके बाद 14 जो आपका बृहद लेख है उसका आप चर्चा करूंगा कि इसमें क्या लिखा गया, उससे पहले आसपास की सारी चीजें। तो सबसे पहले दिल्ली टोपरा अभिलेख, फिर दिल्ली मेरठ अभिलेख, फिर आता है आपका यहां से कौशाम्बी अभिलेख, फिर आता है यहां से लौरिया नंदनगढ़, फिर आता है लौरिया अरेराज, चंपारण वाले बच्चे इसको समझ पा रहे होंगे, रामपुरवा अभिलेख। ये सारा आप अलग से पढ़िए। और धौली, धौली नाम है आपका, और उसके बाद एक जाजौन जिले वाला आपका आता है तो पृथक शिलालेख का वर्णन भी आपका मिलता है। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको इस पर प्रकाश डालना बनता है। तो देखिए, प्रकाश डालेंगे तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। दिल्ली मेरठ अभिलेख दिल्ली में स्थित है। पहले दिल्ली मेरठ अभिलेख आपका मेरठ में रहा होगा, अब मेरठ रहा होगा नहीं, मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने पहला और दूसरा दोनों अभिलेख को उसके
इसके मौलिक स्थान से हटा के दिल्ली लाया। पहली बार जिस अभिलेख को जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा वो अभिलेख था दिल्ली टोपरा अभिलेख। और दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ करके एक्चुअली श्रीलंका के शासक तिस नाम है, तिस, श्रीलंका के शासक तिस से पहचान कर लिया गया था। तो जब बाद में मॉस्की के अभिलेख में नाम आता है अशोक, तो फिर आपके इस अभिलेख को से उसके आगे के सारे अभिलेखों को अशोक से रिलेट किया जाता है। अब कौशाम्बी का अभिलेख जो रहता है, इलाहाबाद के पास एक जगह होता है कौशाम्बी, वहां में रहता है। लेकिन अकबर ने, कौन अकबर? वही आपका मुगल बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर इसको कहां ले आता है? इलाहाबाद के अपने किला में, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो कौशाम्बी अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख के नाम से भी प्रचलित है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। ये तीनों ही कहां है? तो बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये तीनों अभिलेख मेरे प्यारे बच्चों बिहार में है। चंपारण जिले में है, इस पे नटुआ बैल की आकृति है, वो सब कलाकृति अगर पढ़ाएंगे तो वहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा बिहार में, प्रयागराज, मेरठ और टोपरा वाला उसका उत्तर प्रदेश में, जो कि वर्तमान में दिल्ली में है। तो क्लियर है? इससे जुड़ा हुआ स्थल पूछा जाएगा आपसे, और स्थल के साथ साथ इसका पीछे का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या रहा था, और जो किस पे क्या खुदवाया गया है, ये जो विशेष करके मेरे प्यारे बच्चों ये जो रहता है वो आपका बृहद शिलालेख के हिस्सों में ही पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे, सामने आपको बेहतर भारत दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन जितने ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, मेरा प्रयास है प्यारे बच्चों कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको यहां से कवर करवा दूं, है ना। बृहद शिलालेख पे आने से पहले आपको और बता दूं कि गुफा लेख का जो चर्चा मिलता है वो गया जिले में बराबर जगह है, मखदुमपुर से थोड़ा सा, मेरा घर वैसे वही आसपास में है, लगभग वहां से 12-15 किलोमीटर किधर, तो सूर्य के विपरीत यानी पश्चिम की तरफ। तो आप याद रखिए, अगर आप उस क्षेत्र से नहीं है तो आपको तो याद करना पड़ेगा। दक्षिण बिहार के गया में बराबर पहाड़ियों में गुफा लेख का भी साक्ष्य मिलता है। 3 गुफाएं प्राप्त होती हैं, उसमें प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा, वहां पाली भाषा में नहीं लिखा हुआ है। ये कंफ्यूज करवाएंगे, बिहार हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बराबर के गुफा में जो गुफा लेख है वो किस भाषा में है, तो वो प्राकृत भाषा में है। उम्मीद करते हैं कि आप ये ध्यान रखेंगे। और वहां पे दशरथ के द्वारा भी करवाया गया कुछ काम मिलता है कई बार, तो देख लीजिएगा। अब बराबर की गुफाओं का अगर मैं वर्णन करूं तो 4 गुफाएं हैं वहां पे, और नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं। बराबर और नागार्जुनी नाम से 2 जुड़वा पहाड़ियां हैं वहां पे। बराबर एक गुफा से जस्ट 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर नागार्जुनी पहाड़ी है। तो 4 गुफा मिला है बराबर में, 3 गुफा पाया गया है नागार्जुनी में। कहा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए इस गुफाओं का निर्माण कराया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखली गोशल, मखली गोशल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कहां से निकला हुआ है, तो वो जैन धर्म से निकला हुआ है, और ये सबसे पुरानी गुफाओं में से है जो मौर्यकालीन गुफाएं पाई गई है। उसमें ज्यादातर आपका ये, अगर बराबर पहाड़ी के बाद बोले तो आपका गया जिला नहीं कहना चाहिए, प्राचीन टाइम में गया जिला में था, ज्यादा प्राचीन नहीं, आज के तकरीबन 25-30 साल पहले। अभी ये जहानाबाद जिला में बोला जाएगा प्यारे बच्चों। तो परीक्षा में अगर आ जाए जहानाबाद और गया तो आपको जहानाबाद टिक करना है। तो जहानाबाद जिले में आपका बराबर पहाड़ी में गुफाएं हैं। हाँ, गुफा में आपका गुफा लेख भी पाया गया है। गुफा लेख की जो भाषा रही है प्यारे बच्चों वो रही है प्राकृत, और लिपि जो रहा है वो पूरे अक्रॉस द इंडिया एक्सेप्ट आपका शाहबाजगढ़ी और मानेसरा को छोड़ के रहा है ब्राह्मी। और यह बनाया गया था गुफा किसके लिए, तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए। अब क्या है कि इसमें 4 गुफाएं हैं, करण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अब सुदामा, लोमस ऋषि गुफाएं सब जो है चट्टानों को काट कर बनाया गया है। अब इसके डिटेल्स बैकग्राउंड को अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं, गोपी गुफा, बाह्यका गुफा, वेदांतिका गुफा।
तो डिटेल्स इसका है, उसको मैं लिखने से ज्यादा मतलब नहीं है। आपसे प्रश्न यही बनेंगे कि लोमस ऋषि गुफा कहाँ है, तो आपको उत्तर करना है बाराबर पहाड़ी में। करण चौपर गुफा कहाँ है, बाराबर पहाड़ी में। सुदामा और विश्वामित्र की झोपड़ी, विश्व झोपड़ी भी बोलते हैं, विश्वामित्र की झोपड़ी भी बोलते हैं, ये सारा आपका बराबर पहाड़ी में है। अगर आपको बोला जाए गोपी गुफा, पायक गुफा, वेदांतिक गुफा कहाँ है, तो ये नागार्जुनी पहाड़ी में। नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफा बनाया गया था। अब यहाँ पे ध्यान रखें, दशरथ की गुफा जो थे, दशरथ ने गुफा बनाया था, लोमस ऋषि की गुफा, गुप्ता गुफा दशरथ ने बनवाया था। 5वीं शताब्दी के आसपास में कई सारे इसमें चर्चा मिलते हैं। अजिप्पो का रहने का कहानी है। तो आप इतना ज्यादा गुफा लेख को प्राथमिकता तत्काल ना दें, क्योंकि उससे आपको प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया। बिहार हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो मैं नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा, पूरा का पूरा आपका बराबर पहाड़ पे 1-2 पेज का राइटअप बनवा के दिला दूंगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल बनने की स्थिति में होंगे, अगर बनेगा तो, और नहीं तो आप उससे अब आगे निकलिए। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आपने गुफा लेख वाला चर्चा देख लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि 14 जो आपका अशोक के शिलालेख थे। तो अशोक के शिलालेख से जुड़ा हुआ आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि जो शिलालेख में जो संख्या 14 थी, और ज्यादातर शिलालेखों में 14 आदेश भी डाले गए थे। मतलब जो देखो, जो मुख्य रूप से जो दीर्घ शिलालेख थे ना, उनकी संख्या 14 रही है, लेकिन जो लघु शिलालेख इत्यादि भी रहे हैं ना, उसमें क्या रहा है कि उसमें भी एक्चुअली में जो किया गया है, तो 14 आदेश बनाए गए हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देख लें, और एग्जाम में स्थान ज्यादातर पूछा जाता है। अभी भी पीछे क्वेश्चन हमने देखा है तो स्थान ही पूछा गया है। तो अब स्थान कैसे पूछते हैं, ये अशोक के आपके लघु शिलालेख का स्थान पूछेंगे। स्तंभ लेख आपको पढ़ा दिया, अब लघु शिलालेख आप देख लीजिए। तो अशोक के लघु शिलालेख खास करके गुर्जरा, मास्की, नेतुर और उदयगोलम आपको पढ़ाई दिया। इन जो आपका जगह है, इन सभी में अशोक का नाम अशोक ही रखा गया है। उसके बाद आपका मास्की के अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य बोला गया है, और ब्राह्मो अभिलेख में उसने खुद को मगध का सम्राट बताया है, क्योंकि बौद्ध धर्म से स्थित है तो शिलालेख को तिरस्थ शिलालेख बोल देते हैं बुद्ध धर्म संघ इत्यादि के मामले में। तो मैं थोड़ा सा फिर से कुछ चीजें लिखता हूं। प्रसिद्ध लघु शिलालेख की अगर मैं बात बोलूं, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम, भाब्रू, इतना तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम और भाब्रू। अब कहा क्या महत्वपूर्ण है ये आपको मैं बता देता हूं। तो देखिएगा, लघु शिलालेखों का अगर हम चर्चा करें तो भाब्रू में अशोक ने खुद को सम्राट बताया है। और भाब्रू जगह है कहां पे, यही बैराट राजस्थान में। उदयगोलम और नेतुर ये दोनों जगह कहां है। अच्छा, गुर्जरा कहां है, याद रखिएगा, एमपी में गुर्जरों की काफी पॉपुलेशन है, गुर्जरा। मास्की, नेतुर और उदयगोलम। मास्की, नेतुर और उदयगोलम मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों जो है ये है कर्नाटक। तो अब पहले तो यही पूछा जाता है कि मास्की अभिलेख कहां है, गुर्जरा अभिलेख एमपी में कहां है, नेतुर, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम जो अभिलेख है, इसमें बताया गया है अशोक का नाम, खुद का नाम अशोक घोषित किया है स्वयं के नाम से। बाकी के जितने भी अभिलेख मिलते हैं उसमें एक्चुअली देव नाम, प्यादशी नाम आता है। यहां तो नाम आता है इन चारों में अशोक, बाबरू वाला में सम्राट बोलता है खुद को मगध का, और बाकी जगह लिखा जाता है देव नाम, प्यादशी या प्रियदर्शी, जो भी आप इस तरीके से। बाकी के अभिलेखों में नाम आता है देव नाम, प्यादशी। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अशोक का अभिलेखों में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम क्या है, तो देव नाम, प्यादशी। तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखें कि जो 14 आपके अशोक के अभिलेख मिले हैं, बृहद अभिलेख,
वो कहां से मिले हैं? तो बृहद शिलालेख जो मिला है वो 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। 8 जगह के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। फिर उन सभी 14 अभिलेखों में मुख्य रूप से क्या क्या शासकीय आदेश, राज्याज्ञा, राज्यादेश दिया गया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर ये अभिलेखों वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर मौर्य प्रशासन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वो 8 क्षेत्र में हम आपको लिखवा दें। सहबाजगढ़ी, मानसेरा, चर्चा बाद में करूंगा, लिख दें। फिर आपका धौली, धौला भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं धौली भी लिखा रहता है, कहीं कहीं जोगड़ा लिखा रहता है, कहीं जोगड़ लिखा रहता है। एक ही बात है, नाम में ज्यादा नहीं है। ये दोनों पाकिस्तान, ये दोनों उड़ीसा। उम्मीद करते हैं बोर्ड आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। कालसी, गिरनार, एरागुडी, नाला सोपारा, सोपारा भाई महाराष्ट्र, बिल्कुल। और आपका कितने हो गए? 4। एरागुडी, सोपारा, उसके बाद आपका कालसी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपका एक कौन सा स्थान बच गया? गिरनार अभिलेख। हाँ, लिख देता हूं। गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा लिख ही दिया है, और सहबाजगढ़ी लिख ही दिया है। अब ध्यान ये दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका धौली और जोगड़ अभिलेख है, इसमें हर जगह 14 राजकीय शासनाज्ञा मिलता है, शासनाज्ञा। लेकिन यहां ऐसा 14 नहीं मिलता है। 11, 12, 13 सारा एब्सेंट है, गायब है। और इसकी जगह पे 2 पृथक अभिलेख मिलता है, पृथक शिलालेख। पृथक शिलालेख का अगर चर्चा करूं तो कई सारे पृथक शिलालेख मिलते हैं। उसमें रुम्मनदेही का शिलालेख भी शामिल हो जाता है। अगर मैं रुम्मनदेही का चर्चा करूं अशोक के पृथक शिलालेख के लिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको धौली और जोगड़ को कलिंग प्रज्ञप्ति का पृथक शिलालेख भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? उड़ीसा में है ना, तो उड़ीसा में कलिंग की राजधानी तोसली, तो इसको कलिंग प्रज्ञप्ति का पृथक शिलालेख भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। यानी कलिंग के प्रजा के लिए इसमें राजा देश था, कलिंग के प्रजा के साथ बहुत ही शालीन और सुखनुमा व्यवहार करने का चर्चा मिलता है। क्लियर है? हाँ, बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? वो कलिंग युद्ध के, हाँ, कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन के बारे में होता है। चर्च बौद्ध धर्म के जो आपका ग्रंथ दिव्यावदान के अंदर लिखा हुआ है,